ईशा, शुभम, मानवी और आदित्य चारों ही अच्छे दोस्त हैं। स्कूलिंग के बाद से कॉलेज में भी एक ही सब्जेक्ट्स लेकर एक साथ स्टडी करते हैं। आदित्य ने यूट्यूब पर एक चैनल बना रखा है जिसमें वो चारों ओनली हॉरर वीडियोस ही अपलोड करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए वो अक्सर घूमने निकल जाते हैं और महीने में 2 या 3 बार किसी हॉरर प्लेस की खाक छानने के लिए जाते हैं। आदित्य को ग्रुप लीडर बनाकर उन तीनों ने उसे वीडियोस में हॉरर प्लेसेस को लेकर बोलने का काम दे रखा है। उसकी आवाज़ भी बेहद सुरीली सी और स्पष्ट है और तो और वो ऐसे अंदाज में बोलता है कि सुनने वाला भी रोमांचित होकर बस उसके वीडियो को देखते ही देखते हैं। नेचुरल हॉरर प्लेसेस पर जाकर वहाँ की खाक छानने के बाद ही फैक्ट्स के साथ वीडियो बनाने के चलते उनका बनाया हुआ यूट्यूब चैनल हॉरर जर्नी काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। अब चलते हैं उनके साथ उनकी घटी हुई एक हॉरर जर्नी में। कितना मज़ा आएगा जब हम उस सुपर हॉन्टेड हवेली को कवर करेंगे बिल्कुल रापचिक स्टाइल के साथ। देखना कैसे फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के। ईशा कार के पीछे वाली सीट पर विंडो से बाहर की ओर देखती हुई बोली। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान सजी हुई है मानो वो सलमान खान से मिलने जा रही हो। मानवी अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलती हुई उन तीनों की बातें भी सुनती जा रही है। अरे वो पट्टा महेश है ना, वो तो जलकर राख हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि हमने उस हॉन्टेड हवेली बल्कि सुपर हॉन्टेड खानदानी हवेली का वीडियो बना डाला, उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले। वो भी यार अब तो रात होने वाली है। वैसे ये गांव शिवपुरा है कितनी दूर? शुभम ने बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदित्य से पूछा। बस अब पहुंच ही जाएंगे यार, इतनी दूर जा ही रहे हैं तो वक्त तो लगेगा ही ना, आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा और फिर सामने देखने लगा। मैंने सुना है कि रात में सफ़र करते वक्त किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, मानवी ने मोबाइल का नेट ऑफ करते हुए कहा। क्यों, कहीं भूत? आगे बोलते हुए शुभम रुक गया क्योंकि अचानक ही आदित्य ने एक झटके के साथ ब्रेक मारा था। चारों आगे की ओर झुक से गए थे। अब अंधेरा पसर चुका था। क्या यार आदि, ऐसे कोई ब्रेक मारता है क्या? मानो सच में कोई भूत देख लिया हो तूने गाड़ी के सामने। असमझ की स्थिति में शुभम मुंह बिचकाते हुए बोला। विंडो के कांच खुले होने के कारण और झटके से कार के रुकने से उसके जेल से सेट हुए स्टाइलिश बाल का तेरी हो चुकी थी और उसके बाल बिखर गए थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई कार के सामने सड़क पर खड़ा हुआ है और अपना दायां हाथ हिलाकर हमें रुकने का इशारा कर रहा है। आदित्य थोड़ी मशीनी अंदाज में बोला और सामने की सड़क को देखने लगा। सड़क किनारे गहरे अंधेरे में खड़े हुए पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो वो पेड़ नहीं बल्कि जीवित मनुष्य हों जो कि हाथ फैलाए डरावने अंदाज में इन चारों को डरा रहे हों। हल्का सफ़ेद धुंध से सना हुआ आसमान और कुछ अजीब सी आवाज़ें, सब कुछ कुल मिलाकर डरावना ही लग रहा है। लेकिन हमारे चारों दोस्त तो आए ही हैं भाई हॉरर जर्नी में, तो डर की क्या बात? दिमाग की बत्ती उगल गई क्या? देख जरा, अंधेरे के सिवा कुछ और नजर आ रहा है क्या आसपास? कौन पागल होगा जो इस जंगल किनारे, वो भी सड़क पर, रात को हमें रोकने के लिए इशारे करेगा? शुभम थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोला। होते हैं ऐसे पागल जो भटकते हैं रात के अंधेरे में ताकि आगाह कर सके आने वाले खतरे के बारे में। उन चारों ने किसी अधेड़ उम्र के शख्स की आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ कुछ बुलंद सी थी जो कि खुद की उपस्थिति का संकेत दे रही थी उन चारों को। चारों बुरी तरह से चौंक उठे लेकिन थोड़ा डर तो उन्हें भी लगने लगा। कौन है? आदित्य रुंधे हुए कंठ से हिम्मत करके बोला। ऐसा लग रहा है मानो कोई डायनासोर ही उन्हें अपना शिकार बनाने वाला हो। अंधेरे को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होती। आवाज आई कार के ऊपर से और चारों डर के मारे दहशत से पसीने से तर होने लगे। देखो, हमें तुम डरा नहीं सकते, जो कोई भी हो जाओ यहाँ से, हम किसी से नहीं डरते। बुरी तरह से कांपते और हल्का सा खांसते हुए शिवम बोला और स्टीयरिंग को पकड़कर सामने सड़क को देखने लगा। उसकी आंखें शायद पलकें झपकाना भूल गई थी।
तो कौन सा तुम पीहर के रिश्तेदार हो जो तुमसे मैं चिपक जाऊंगा? आवाज़ में हंसी की पूट सुनाई दी और डरावनी हंसी थी ये, जो कि वहाँ पर गूंजने लगी उस वीरानी सी सड़क पर। अजीब बात तो ये भी थी, 3 बजे के बाद से शिवपुरा जाने वाली सड़क पर एक भी वाहन तो क्या, साइकिल सवार या राहगीर तक उन्हें नजर नहीं आए थे, जबकि नॉर्मली सड़क पर गाड़ियां तो रात के 11 बजे भी चलती रहती हैं। जाओ यहाँ से। बेहद रुखी और डरावनी चेतावनीपूर्ण आधी आवाज उन चारों को सुनने के लिए नसीब हुई। डर के मारे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदित्य से चिपकते हुए शिवम ने कार स्टार्ट कर दी और फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा। 10 मिनट पहले, लगभग 10 मिनट पहले। सावधान, 3 बजे के बाद से गांव शिवपुरा जाने वाली इस एकमात्र सड़क पर जाना सभी के लिए वर्जित है, भारत सरकार शासन द्वारा। फिर भी अगर आप इस नोटिस बोर्ड को नज़रअंदाज करके इस वर्जित सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं तो आगामी घटनाओं के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभी इसे निकालकर झाड़ियों में छिपा देता हूँ, कल सुबह फिर शाप के आदेश अनुसार इसे वापस लगा दूंगा। कम से कम कोई तो शिकार होगा, 3 बजने वाले हैं। वो नोटिस बोर्ड को घूरते हुए बोला। भूतकाल में 12 जनवरी 2001। अम्मा, मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है, मेरा टिफ़िन दो। पापा से कह देना नई स्लेट ले आए मेरे लिए। अब 5वीं कक्षा में हूँ मैं, नई स्लेट की ज़रूरत है मुझे। वो 10 साल का मंगल बोला। नई स्लेट ले आए? अब 5वीं कक्षा में हूँ तो नई स्लेट की ज़रूरत है? बड़ा आया पढ़ने वाला। तेरे दोस्तों से पता चलता रहता है कि तू स्कूल जाता भी है या नहीं। तेरा स्कूल जाना बंद आज से और अभी से। आज बाजार है, गोलगप्पे बेचेगा अब से। 2 रुपये कमाएगा ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जा, ताऊ से कह देना कि ठेले को आज शाम तू लेकर जाएगा और गोलगप्पे बेचेगा, समझा? आंखें तरेड़ते हुए मंगल के बाप ने उसे देखते हुए कहा। आज समय सारणी लिखवाएंगे सर जी, परीक्षा के लिए। मंगल बोल ही रहा था कि एक थप्पड़ उसे उसके बाप ने सेक दिया। काहे मार रहे हो? बीच बचाव करती हुई मंगल की माँ बोली। गाल पर हाथ धरे मंगल सुबकता रह गया। पूछो अपने लाड़ साहब से, तालाब पर काहे जात है स्कूल जाने के टाइम? गरी खेलता है साला। स्कूल इसका भूत जाएगा पढ़ने। मास्टर जी से मिलके आ रहा हूँ। जब से कक्षा 5 में कदम रखा है 10 हाजिरी दर्ज कराई है इसने। कितना सुनने को मिलता है इसके कारण दूसरों से हमें। अरे सकल के दुश्मन ने पंच के बेटे की गरी तलक फाड़ डाली थी। पंच लोगों से भिड़ने लगा है ये 2 टके का छोकरा। आंखों से अंगार बरपाते हुए मंगल का गुणगान करने के बाद उसने मंगल को अपने हाथों से मजबूती से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। कान खोल के सुन ले, आज से तू स्कूल नहीं जाएगा, भूल जा। जो मैं बोलूं बस वही करना, वरना तेरे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आंखें फाड़ के क्या देखता है बे? चल चाप अपने ताऊ के पास। कहते हुए उसने उसे झटके से दरवाजे की ओर धकेल दिया। इतने भी क्रूर मत बनो, बच्चा है, गलतियां तो करेगा ही ना। बेचारा देखो कितना डर गया है। बोलती हुई वो रसोई में चली गई। दरवाजे के पास आले से बीड़ी लेकर वो भी रसोई में घुस गया। मेरा सगा बेटा होता तो यकीन से कहता हूँ वो मंगल जैसा तो होता ही नहीं। आवारा कुत्ता कहीं का। अगर स्कूल जाएगा ही तो रुपए हमारे ही तो खर्चे होंगे ना। वैसे भी कबूतर का क्या तक नहीं पहचानता है ये। इससे अच्छा है बाजार में कुछ बेचे और 2 रुपये कमाए। तुम भी ना ज़्यादा लाड़ दुलाड़ मत करो इसे। बीड़ी चूल्हे की आग से सुलगाते हुए वो बोला। तो किसे लाड़ दुलाड़ करूं? अपना सगा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? उस दिन अगर स्कूल के पीछे अमराई के पास वो हमें नहीं मिलता ना, तो ये जो एक बेटे के बाप बनकर घूम रही हो ना सीना तान कर, उसके ना मिलने पर बांझड़ कहलाते, तरस जाते बच्चे के लिए। हाँ। बोलती हुई उसने उसे उपेक्षित निगाहों से देखा। ना मिलता तो मैं मर थोड़ी ना जाता। आजकल बच्चे अंग्रेजी पढ़ लिख कर बड़े हो जाएं ना तो माँ बाप को अपने जूते की धूल समझने लगते हैं, ऐसे ही वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। बोलते हुए उसने बीड़ी का धुआं नाक से छोड़ा और अनमने ढंग से बड़बड़ाती हुई मंगल की माँ अपने काम में लग गई। इधर रसोई के बाहरी दीवार से सटकर मंगल
सारी बात सुन और समझ रहा था। शाम के 4 बजे। पागल, ठेले को उस ओर से धक्का देते हैं, अकल है कि नहीं तेरे में? मंगल को लतियाते हुए उसका बाप बोला। याद रखना, फोकट में गोलगप्पे अगर तूने किसी को भी दिए तो तुझे उल्टा लटका दूंगा, और अमराई के पास वाले पेड़ पर जा, अब टाइम भी हो गया है। मंगल को ठेले के पास खड़ा करके वो बोला, ये ठेला मुझसे नहीं चल पाएगा, भारी है। मंगल बोला, जिससे ठेला बड़ी मुश्किल से 1 इंच हिल पा रहा था। 4 थप्पड़ तेरे कनपटी के नीचे सेकूंगा ना, ये ठेला क्या दुनिया भी चलेगी, ट्रेन की रफ्तार से वो भी, समझा? वो थप्पड़ का अपने हाथ से इशारा करते हुए बेहद आंदोलित स्वर में बोला। मंगल भीगी पलकों से उसे देखकर सहम कर रह गया। वो आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर ठेले को धकियाते हुए आगे बढ़ने लगा। बाजार में मंगल ठेले को थामे हुए लोगों को देखे जा रहा था कि कोई तो ग्राहक आए। थोड़ी देर बाद कुछ मुट्ठी भर लोग उसके सामने खड़े हो गए। मंगल थोड़ा खुश हुआ, गोलगप्पे की बिक्री शुरू हो गई। वहाँ के टेस्ट है, जरा और देना, किसी ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट को आगे करते हुए कहा। अब अच्छी खासी भीड़ लग गई थी उसके पास। वो गोलगप्पे सबकी प्लेटों में डालते जा रहा था और लोग उसे खाने में मशगूल थे। मंगल ये भूल गया कि 10 गोलगप्पे के 12 रुपये लेने होते हैं ग्राहकों से। कई ग्राहक फ्री में ही खाकर चलते बन गए। वो भी तो 10 साल का बच्चा ही है ना, कोई बड़ा भी नहीं। उसके पास तो कुछ लोग बस खाकर वहां पर खिसके जा रहे थे। जो आधे से भी आधे सज्जन थे, उन्होंने पैसे हिसाब के साथ उसके हाथों में थमा दिए। 1 घंटे में ही सारे गोलगप्पे बिक गए, लेकिन पैसे कम ही उसे मिले। 10 गोलगप्पे के 12 रुपये के हिसाब से उसे सारे गोलगप्पे के बिक जाने पर भी 50 रुपये ही मिले। लेकिन वो तो इस बात से खुश है कि आज उसने पहली बार कुछ बेचा है बाजार में। वो घर गया और उसके माँ बाप उसके पास आए। बाजार का सारा हाल मंगल से पूछा। सारे गोलगप्पों के बिक जाने की बात बताकर वो अबोध बालक मुस्कुरा दिया। जब उसने 50 रुपये उनके सामने रखे तो दोनों के ही चेहरे गुस्से से तमतमा गए। पूरे 200 गोलगप्पे छाने थे, ये क्या सिर्फ 50 रुपये लेकर आया है? सच में तू है ही नालायक, एक भी काम करना तुझे नहीं आता। उसकी माँ उस पर बरसी। कहा था ना, ये नामुराद तेरे लाड़ दुलार से बिगड़ रहा है। घर में से बिठाकर 56 में परोसू क्या? साले तू भाग यहाँ से, जा भीख मांगना सड़क पर, तब तुझे समझ में आएगा। इधर दे 50 रुपये, मुफ्त में बेच आया मेरे सारे गोलगप्पे, भाग यहाँ से, भूल कर ही मत आना यहाँ। गुस्से से उसके बाप ने कहा। उसके कोमल हाथों से 50 रुपये छीन कर उसे घर के बाहर धकेल दिया उसके बाप ने। रात के 8 बजे। कौन हो तुम? किसी अधेड़ उम्र के शख्स ने मंगल के कंधों पर हाथ रखा। चाय की टपरी के पास कुर्सी पर वो अकेला बैठा आंसू बहा रहा था। भूख भी लगी थी। सोच रहा था किसी से कुछ मांग कर खाए, लेकिन देगा कौन? जिन्होंने उसे अपना बेटा कहा था वो ही उन्हें पूछ समझ बैठा, तो अब किसी और से क्या अभिलाषा रखना। अनाथ। संक्षिप्त रूप से मंगल बोला। महादेव की बनाई इस दुनिया में उनके रहते भला कोई कैसे अनाथ हो सकता है? बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू होने वाला है। तुम मेरे साथ चलो। मेरी एक संस्था है, देवादिदेव महादेव के शुभ मंत्र ओम नमः शिवाय के नाम से। वहाँ तुम्हें अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने का अवसर दिया जाएगा और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, मैं कैसे आप पर भरोसा कर दूं? बाद में आपने भी मुझे ठुकरा दिया तो? वो बड़ी मासूमियत से बोला, नहीं बच्चे, हमारे यहाँ संस्था में यदि एक बार कोई स्वेच्छा से प्रवेश कर लेता है तो उसे वहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता। अंतिम के शब्दों पर वो थोड़ा जोर देते हुए बोले। बालक कुछ देर सोचता रहा। भूख भी तो जोरों की लगी थी उसे। वो उसके साथ चल पड़ा एक नए रहस्यमय सफर पर। वर्तमान। अपना अतीत एक बार फिर उसे अपनी आंखों के सामने चलचित्र के समान नजर आया। वो बचपन का भोलापन और वो मासूमियत अब कहाँ बची हुई थी इस नए सफर के यात्री में। अब मुझे देखना चाहिए कोई शिवपुरा जाने वाली एकमात्र सड़क पर बाधित रूप से रुका हुआ है या नहीं।
अगले शिकार को जल्दी ही जंगली रास्ते की ओर भटकाना होगा मुझे। इंसानी शरीर की गंध तो आ रही है। हाँ, कोई तो वाहन गया है इस वर्जित सड़क पर। बोलते हुए वो अपनी नाक को अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगा। वो सड़क किनारे से होते हुए झाड़ियों में नंगे पांव चलने लगा और गले से लेकर नीचे पांव तक का शरीर एकदम सफ़ेद और चेहरा उतना ही काला जितना कोयला होता है। वो झाड़ियों से होते हुए बेखौफ कांटों पर ही बेपरवाह चल रहा था। कोई आम आदमी होता तो पांव पर कांट के छुअन से ही चीख पड़ता, लेकिन वो तो आदमी है ही नहीं। वो क्या चीज़ है ये तो बस उसे ही पता है। एक जोर की आवाज़ हुई और गाड़ी रुक गई सड़क के बीचों बीच। चारों की सांसें उखड़ने लगी। उफ, अभी इस कार को भी यार। आगे के शब्द शिवम के हलक में ही अटक कर रह गए। चारों को कुछ अस्पष्ट शब्द सुनाई देने लगा। आवाज़ लयबद्ध और धीमी थी। सियारों और जंगली कुत्तों की रुदन ध्वनि यकायक उस अंधेरे में गूंजने लगी। उल्लू की आवाज़ सुनकर चारों के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी, लेकिन आदित्य अभी भी कुछ सोचे जा रहा है बड़ी गंभीरता से। यार आदि, पेट्रोलिंग तो फुल कराई थी मैंने इस मारुति सुजुकी कार की, लेकिन ये अचानक बंद कैसे हो गई? वो धीरे से बोला। मानवी, क्या बड़बड़ा रही है तू? धीरे से ईशा ने उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर ये शब्द कहे। हनुमान चालीसा। बड़ा वाला पंगा हुआ यार। पता नहीं कब हम इस भूतिया रास्ते से निकलेंगे। भूख भी लगने लगी है। मानवी कांपती हुई सी आवाज़ में बोली। एक काम करते हैं, कार के बोनेट को ओपन करके चेक करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ईशा ने मानवी की बातों को दरकिनार करते हुए कहा। मैं देखता हूँ, आदित्य जल्दी से बोला और गाड़ी से उतर गया। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा पेड़ अपनी विशालकाय शाखाएं फैलाए खड़ा हुआ अपने आप ही हिले जा रहा है, जबकि हवा तो बिल्कुल भी नहीं बह रही थी और पेड़ के हिलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। वो पेड़ भी नीम अंधेरे में आसानी से दिख रहा है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से सफ़ेद है पत्तियों को छोड़कर। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उस एकमात्र पेड़ को चूने से लीपा पोता हो। अचानक ही वो कार अपने आप पलटकर दूर किसी अंधेरे में गुम हो गई। आदित्य का दिल धक सा करके रह गया। वो तो उस रहस्यमय पेड़ को ही घूरने में मशगूल हो गया था, लेकिन इस तरह से कार के पलट जाने पर वो बुरी तरह से दहल उठा। किसे खबर थी कि ये वाकया भी होना था, कि खेल खेल में एक हादसा भी होना था। नहीं, आदित्य जोर से चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। रात के 9 बजे। आदि, अब तो होश में आ जा यार, शिवम उसके कंधे को झकझोरते हुए बोला। तीनों ही कार के अंदर बैठे हुए आदित्य को ही देख रहे थे जब वो बोनट के पास खड़ा हुआ था और फिर अचानक ही चीखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था सड़क पर। तीनों और भी ज़्यादा डर गए थे। उन तीनों द्वारा कैसे भी करके आदित्य को ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर ले जाकर बिठाया गया। तीनों ही उसे होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। पानी बोतल्स भी पानी रहित होकर खाली पड़ी थी और खाने की बस कुछ ही पैकेट्स चिप्स बचे थे। क्या हुआ? हड़बड़ाकर आदित्य उठ बैठा और जोर से बोला। वही तो समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या हो रहा है ये सब? शिवम ने अपना माथा पकड़ लिया। मुझे लगता है ये सब चाल उस महेश की है। वो यहाँ पर छिपा हुआ होगा हमें डराने के लिए, ताकि हम शिवपुरा की उस हॉन्टेड हवेली का वीडियो क्लिप ना बना पाएं। मानवी की ओर देखते हुए ईशा बोली। धत तेरे की, फोकट में मैं भी डर रही थी। ये महेश का ही काम होगा, मुझे अब समझ में आ रहा है। वो हमें उल्लू बनाकर डराना चाहता है। मानवी अपने दाएं हाथ के उंगलियों की नाखून चबाते हुए बोली। नहीं, ये सब महेश नहीं कर सकता। वो तो मुंबई में है अपने दोस्तों के साथ। तो तुझे क्या लगता है वो एक जगह जाम रहेगा? वो तो मुंबई में बस एक पार्टी रिसीव करने के बाद सीधा यहाँ आने वाला है, शिवपुरा में, अपनी पूरी बंतर मंडली के साथ। वो पक्का यहीं है और हमारे डराने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरी खबरी ने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही दे रखी है, समझे? इतराती हुई ईशा डंके की चोट पर बोली। ये वक्त तर्क वितर्क करने का नहीं है। देखो, हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही है और अभी पूरी रात बाकी है। अगर महेश ये सब कर रहा है तो यहीं कहीं आसपास ही छुपा हुआ होना चाहिए।
लेकिन वो कुछ भी कर ले, हमें सावधानी बरतनी होगी और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आदित्य ठीक से सीट पर बैठते हुए बोला, बट आई वॉन्ट यू टू सर्च महेश एंड हिज ओवर स्मार्ट फ्रेंड्स। सिद्ध भरे स्वर में शिवम बोला, बट वाई? आदित्य भी थोड़ी नाराजगी से बोला, आई वॉन्ट टू टीच हिम ए लेसन। गुस्से से जबड़ा भींचकर शिवम बोला। तभी उन्हें एक जलती हुई लालटेन दिखाई दी और चारों बुरी तरह से चीख उठे। मुझे लगता है कोई है, मानवी कांपती हुई आवाज़ में बोली और चारों की निगाहें उस लालटेन को पकड़े हुए उस शख्स को देखने लगी और बेताब सी हो गई। कौन है? उसी लालटेन पकड़े व्यक्ति ने जोर से कहा, अपने सामने कार को खड़ा देखकर, वो भी सड़क के बीच में। थैंक गॉड, ये नॉर्मल इंसान है, मानवी बुदबुदाई। चारों कार से बाहर उतरकर उस शख्स को देखने लगे। धोती कुर्ता पहने और सिर पर गमछे को लपेटे हुए वो तकरीबन 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा था। आप कौन अंकल? आदित्य ने बेसब्री से पूछा। एक आम आदमी। और तुम? जवाब देने के बाद प्रश्न करते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। लालटेन की रोशनी में बूढ़े का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। हम शिवपुरा जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी बिगड़ गई, झट से मानवी ने कहा। शिवपुरा? तुम सब अपने गंतव्य के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हो, लेकिन तुम लोगों ने समय पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अब तक तुम मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। वो बड़े गंभीरता से बोला। मतलब? शिवम सर खुजाते हुए बोला। काका, तुम ना हमको डराए दे रहे। ये कोई बकत है घर से बाहर निकल के सुनसान सड़क पर खड़े होने का? वो गींजे से स्वर में बोला। 20 साल का नौजवान धोती और लंबी आस्तीन वाला कुर्ता पहने बूढ़े के पीछे वहां चला आया। बबुआ, इन यात्रियों को जरा मार्गदर्शन के लिए महादेव ने हमें यहाँ भेज दिया तो आना पड़ा। गंभीरता की जगह सौम्यता से सराबोर आवाज में बूढ़े ने उस लड़के की ओर मुखातिब होते हुए कहा। हाँ भाई, अब बुढ़ापे में भी ठीका लिए फिरो। जब सरकार बोल दिया है कि 3 बजे के बाद इधर ना ही आना है, तो ये मंदबुद्धि लोग मानते काहे नहीं है? इमा, हमारा क्या दोष है? लड़के ने कड़क आवाज में उन चारों को हे दृष्टि से देखते हुए बोला, मानो उन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ओ देहाती, मंदबुद्धि किसे कहा? हाँ? शिवम उसे घूरते हुए बोला। उसे उस लड़के के मुंह से मंदबुद्धि शब्द सुनना जरा भी रास नहीं आया था। शहरिया होके भी अकल का उपयोग करते नहीं हो तो मंदबुद्धि ही हुए ना। उसने भी जबड़े भींच लिए और जवाब दिया। शिवम, अरे प्लीज जरा चुप रहो, ईशा बोली, जिसके मन में कुछ चल रहा था। शिवम की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पैदाइशी गुस्से वाला है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, इसकी खासियत है। डोंट माइंड अंकल। फीकी तरह से मुस्कुराकर मानवी बोली और उस लड़के ने मानवी को एक नज़र देखकर निगाहें नीचे कर ली। अब क्या सोचकर मानवी और वो लड़का शर्माए जा रहे हैं, ये तो भाई महादेव ही जाने। इधर उसी सफ़ेद सड़क के पीछे, इधर उसी सफ़ेद से पेड़ के पीछे, ये चारों बनेंगे मेरे अगले शिकार। इन्हें तो एक दूसरे से पहले अलग करना पड़ेगा, जो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। अब शुरू होगा भ्रमजाल का अलौकिक प्रपंच का आरंभ। देखता हूँ वो कैसे इन्हें बचाता है मेरे भ्रमजाल से। भयानक पूरी तरह से काली आंखों से उन चारों दोस्तों, बूढ़े और उस लड़के को देखते हुए वो बोला। उसके दोनों हाथों के पंजे के काले और लंबे नाखून तन गए। सफ़ेद पेड़ जिसकी पत्तियां मात्र हरी थी वो लहराने लगी और उसके मोटे तने वाले ऊपरी हिस्से में कुछ वाक्य स्पष्ट रूप से अंकित हैं। मैं कहाँ हूँ? वो बड़ी मुश्किल से बोला। एक पेड़ से हटाकर उसे नारियल की मोटी रस्सी से बांधकर खड़ा रखा गया है। महेश, क्या नाम है? शिव, किसी की डरावनी आवाज से सुनाई दी। कौन हो तुम? मुझे जाने दो यहाँ से, अपने दोस्तों के पास। वो आंदोलित स्वर में बोला। अरे भाई, तुझे तेरे दोस्तों के पास ही तो भेजने का इंतजाम कर रहे हैं, जरा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। एक भयभीत कर देने वाली किसी अधेड़ उम्र के शख्स की दोहरी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। क्या चाहते हो तुम? महेश कल्पता हुआ बोला, मानो अपने प्राणों की भीख मांग रहा हो। तुम्हारा खून, वो बोला और हंसने लगा, भयंकर हंसी जो किसी की भी रूह को कपा दे। शाम,
यही वह शाप है जिसके लिए मंगल लोगों को भटकाकर शिवपुरा आने वाली एकमात्र सड़क पर उन्हें डरावने विजन्स दिखाता है। वो जिस दिशा से आवाज़ आई उसी दिशा की ओर मुड़ गया और फिर आसमान में काले बादल छा गए जिनमें वो असाधारण शख्स विलीन हो गया। उसके जाने के बाद महेश बेहोश हो गया। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ पर रात के वक्त रुकना जानलेवा साबित हो सकता है, बूढ़े ने कहा। आपका आभार, आदित्य हल्की मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए बोला। अंतेश चलो बेटा, बूढ़े ने उस युवक को उसके नाम से पुकारते हुए आगे बढ़ने को कहा। कार को लॉक करके डिग्गी में रखे सामान को अपने साथ लेकर अब चारों दोस्त उस बूढ़े और अंतेश के पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद एक झोपड़ी अंधेरे में से झांकती हुई सी नजर आई। पास जाने पर नजर आया झोपड़ी के ऊपर खपरेल की छत पे लटक रहे मकड़ी के जाले, जिसे बड़े इत्मीनान से वो बुने जा रही थी अपनी ही धुन में। मकड़ी रानी, हे भगवान, ये घर है झोपड़पट्टी, ईशा बोली तो अंतेश की ओर देख रही मानवी के दिल पर मानो छुरियां जलने लगी। आदि, इस झोपड़ी में कैसे रात काटेंगे यार? शिवम नाक से सिकुड़ते हुए बोला। काटेंगे नहीं, बिताएंगे, मानवी खोई हुई सी आवाज में बोली, जिसे सुनकर तीनों ने अपना माथा पीट लिया। अब भीतर भी चलो, बाहर खड़े खड़े हो भाई, बूढ़े ने कहा तो चारों आगे बढ़ गए। सच में आपका घर है? कौन शक है का? अंतेश की तिरछी नजरें शिवम को घूरने लगी। नहीं नहीं, बस ऐसा ही पूछा, जनरल नॉलेज के लिए। सब अंदर गए तो उन्हें एक बरामदा नजर आया, छोटा सा, जिसके कोने पर एक खाट बिछी हुई है। दीवालों में आले बने हुए हैं जिनमें दिए जल रहे हैं और घर रोशनी से भरपूर है। खाट पर बैठ जाओ, कहकर बूढ़े ने अंतेश को अपने पीछे आने का इशारा करा। दोनों किसी कमरे में जा घुसे। ये कोई घर है? आज के मॉडर्न ज़माने में एक झोपड़ी भी देखने को मिलेगी, मेरी सोच से परे थी ये बात। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि मैं यहाँ रुकने के लिए मजबूर हूँ। गमगीर सा आधुनिक मानव शिवम माता बनाने लगा। अरे यार, कम से कम छत तो मिली सर छुपाने को, मानवी सफाई देते हुए बोली। इस खपरेल की छत से अच्छी अपनी कार की छत है, समझी? बढ़िया ही सर छुपाने वाली। किससे तेरे सर को खतरा है? शिवम ने कूदते हुए बोला। तुझसे, मानवी ने गुस्से में कहा। प्यास लगी होगी, यह पानी। अंतेश वहाँ पर अपने हाथ में एक थाली पर 4 गिलास भरकर वहाँ पर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पीना, ये पानी तो पीला दिख रहा है। अरे हाँ, कहाँ से पानी लाते हो आप? कुएं से ही लाते हैं, और कहाँ से लाएंगे? अंतेश खुरड़ खींचते हुए बोला। जिसे पानी पीना है पियो, नहीं तो जयराम जी की। थैंक यू, बोलते हुए आदित्य ने गिलास उठाया और पूरा पानी पीकर गिलास वापस थाली में रख दिया। अंतेश चला गया और उसे जाते हुए देखकर मानवी मन महसूस कर देखती रह गई। अचानक से चारों का सिर भारी होने लगा। फिर ये क्या? ये सीढ़ी तो ऊपर आसमान की ओर जा रही है, आदित्य बोला, जो होश में आने के बाद सामने दिख रहे नज़ारे को देखकर अपने अतीत को लगभग भूल चुका है। गुलाब की पंखड़ियां रास्ते पर बिछी हुई हैं और स्वर्णिम घुमावदार सीढ़ी आदित्य से थोड़ी दूर पर है, जो पर आसमान की ओर जा रही है, एक अनोखे से दरवाजे के पास। आसपास खड़े सदाबहार पेड़ बड़े और सुंदर हैं, पीले पत्तों से लहलहा रहे हैं और सभी पेड़ मानो नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। हवाएं मध्यम गति से चल रही है। कोई है? देखो, मेरी सखी नदी में डूब रही है, एक चिंतित सी आवाज आदित्य को सुनाई दी। तभी पैरों की पायल की आवाज से सुनाई पड़ी। वो आसपास देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। कोई है यहाँ? कृपया मदद करें। फिर से किसी की आवाज आई और ये आवाज किसी लड़की की लग रही थी। आदित्य अब जिस दिशा से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर मुड़कर आगे बढ़ने को उद्यत हुआ। आदित्य के आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए पीछे छूटे उसके कदमों के पास की गुलाबी पंखुड़ियां काले रंग में बदलने लगी। एक बार फिर से पायलों की आवाज आई, लेकिन आदित्य ने ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या? असल दुनिया में तो आदित्य अस्पताल के आईसीयू में कोमा में पड़ा था। सामने उसके दोस्त और डॉक्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स खड़े थे। जंगल से मानवी की लाश मिली थी
और आदित्य कोमा की हालत में। बाकी के 2 दोस्त जो बच गए वो किसी को कुछ भी बताने के लायक नहीं थे और बस चुपचाप एक कोने में खड़े हुए थे, देख रहे थे। अपने चैनल पर एक YouTube वीडियो बनाने की चाहत ने इन लोगों को कहाँ पर लाकर पटक दिया था उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। उनके साथ ये सारी घटनाएं जो हुई ये कोई पैरानॉर्मल घटना थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश या फिर कुछ और। आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बात करीब 2003 की है, सुरदासपुर नामक गांव की, जहां की जनसंख्या लगभग 2000 के आसपास की थी। उसी गांव में अरुण और तारा नाम के 2 दोस्त थे। अरुण और तारा विद्यालय साथ में पढ़े और महाविद्यालय की पढ़ाई भी साथ में कर रहे थे। वे दोनों एक दिन अपने महाविद्यालय से गांव सुरदासपुर लौट रहे थे, पर बारिश का मौसम था और गांव में बिजली नहीं रहती थी और वे उस दिन बहुत देर से गांव की ओर आ रहे थे। गांव के घर में शादी हो रही थी, रात का समय था और तभी अचानक जिस लड़की की शादी थी वो दुल्हन के वेश में अपने घर के तीसरे मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। तारा और अरुण ने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा और वो दोनों बहुत ही डर गए। डरने की वजह से वो अपने घर की ओर भागकर जाने लगे। तारा अपने घर गई और अरुण अपने घर। उसके बाद से दोनों हमेशा डरते रहते थे। एक दिन उनके घर वालों ने उनके इस बर्ताव की वजह पूछी तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वे समय के साथ साथ इस बात को धीरे धीरे भूलने लगे, पर अचानक मरी हुई दुल्हन की आत्मा गांव में भटकने लगी और लोगों की हत्या करने लगी। पर वो ऐसा क्यों कर रही है और उसको क्या चाहिए, ये बात कोई नहीं जानता था। पर अरुण और तारा का डर वापस जाग गया क्योंकि उन्होंने उसे मरते देखा था। ऐसे ही दिन और रात बीतते गए और तारा और अरुण गांव से शहर की ओर आ गए और अब तारा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुंबई और अरुण बेंगलोर आ गया। पर गांव की हालत बहुत नाजुक थी। गांव में दुल्हन को लोग डरावनी दुल्हन के नाम से पुकारने लगे। डरावनी दुल्हन तभी लोगों को नजर आने लगती थी जब किसी के घर में शादी होने वाली होती थी। डरावनी दुल्हन अपना शिकार बनाती थी, वो उन्हें दर्दनाक मौत देती थी, जैसे कि शरीर के 2 टुकड़े कर देना और नदी में डुबोकर मार डालना। पर ये दुल्हन केवल शादी करने वालों को ही मारती थी, बाकियों को नहीं। ऐसा क्यों? गांव में डर बना हुआ था और लोग गांव से बाहर जाकर शादी करने लगे और डरावनी दुल्हन के डर को बंद करने का तरीका ढूंढ लिया। पर कौन जानता था कि डरावनी दुल्हन को पूरी तरह से नहीं भगाया गया है। लोग कहने लगे कि गांव को किसी का श्राप लग गया है। कुछ समय के बाद अरुण और तारा अपने गांव आए और उन लोगों ने देखा कि आज भी वहां पर डरावनी दुल्हन का खौफ बना हुआ है। पर अब अरुण और तारा इस डरावनी दुल्हन का खौफ खत्म करना चाहते थे, पर किस तरह से करें, इसके बाद वो कुछ सोचते हैं। अरुण और तारा नाटक करते हैं कि अरुण और तारा की शादी तय हो गई है और घर वालों को सब बात बताते हैं कि अरुण और तारा शादी करने चाहते हैं और वो घर वालों को मना भी लेते हैं। पर घर वाले गांव से बाहर शादी करने को बोलते हैं। पर अरुण और तारा वहीं उसी गांव में शादी करना चाहते थे क्योंकि वो डरावनी दुल्हन से मिलकर उसकी सच्चाई जानकर उसे मुक्ति देना चाहते थे। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की रस्में निभाने का समय आ गया। टीका का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ और डरावनी दुल्हन का कोई खबर नहीं थी। सब लोगों ने सोचा शायद अब वो नहीं है गांव में, पर अरुण और तारा जानते थे कि वो ज़रूर आएगी। पर शादी वाले दिन अचानक गांव में काफ़ी तेज़ बारिश आने लगी। जहां डरावनी दुल्हन ने अपनी जान दी थी, बस उसी जगह पर रोशनी थी और बाकी सारी जगह सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। अचानक बादल में जोरदार चमक आई और बादल जोर से गरजने लगे
और एक आवाज़ आई कि शादी को रोक दो वरना। अरुण और तारा समझ गए कि वो आ गई है और अरुण और तारा ने बिना किसी को बताए डरावनी दुल्हन के घर जाना सही समझा और वे दोनों निकल गए। वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो घर में सब तरफ सिर्फ मोमबत्ती जलती दिखाई दे रही थी और बस उसी जगह पर बारिश भी नहीं हो रही थी। पर तभी तारा ने देखा कि कोई पायल की आवाज़ वहां पर आ रही है और वो आवाज़ उसके एकदम पास से आने लगी। तभी तारा ने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम और ये सब कर क्यों रहे हो? सबकी ज़िंदगी में तुमने शादी के नाम पर सिर्फ मौत दे दी है। तभी एक लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आती है और तारा को कहती है, अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए, अब मरने को तैयार हो जाओ। और डरावनी दुल्हन के हाथ तारा की तरफ बढ़ते हैं उसे खींचने के लिए, पर तभी अरुण तारा को अपनी ओर खींच लेता है और अचानक पूरे गांव वाले अरुण और तारा को ढूंढते ढूंढते डरावनी दुल्हन के घर आते हैं और वो लोग उस डरावनी दुल्हन को देखकर डर जाते हैं। पर अरुण और तारा उन्हें समझाते हैं कि डरिए मत, अभी अपनी सच्चाई बताएगी। डरावनी दुल्हन ये बात सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से बादल काफ़ी तेज़ गरजने लगते हैं। फिर अरुण उसे हनुमान जी की छोटी सी माला दिखाता है जिससे वो डर जाती है और शांत होने लगती है। अरुण उसे कहता है, तुम शांति से एक जगह बैठ जाओ वरना ये माला तुम पर फेंक दूंगा और तुम जल जाओगी। तभी वो शांत होकर एक कोने में बैठ जाती है और अपनी आप बीती बताने लगती है कि वो डरावनी दुल्हन कैसे बनी। वो बताती है कि वो बहुत शांत और सरल स्वभाव की थी। उसके माता और पिता एक सड़क दुर्घटना में मर गए और उसके चाचा ने उसे पाल पोस कर बड़ा करा और फिर उसे एक डॉक्टर बना दिया और बड़ी खुशहाल जिंदगी प्रदान कर दी उसे। उसके चाचा से बस एक गलती हो गई और वो उस गलती की शिकार हो गई। उसके चाचा ने उसकी शादी तय कर दी थी, पर परिवार वालों के कहने पर उसके चाचा ने उस लड़के के बारे में पता लगाना ज़्यादा सही नहीं समझा और जल्दबाजी में रिश्ता तय कर दिया। शादी हो गई और दहेज में उसके चाचा ने लड़के के गांव में जो घर है वो देने का तय करा, पर उसके चाचा की तबीयत उन्हें धोखा दे गई और वो जल्द ही ऊपर वाले के पास चले गए। अब उस डरावनी दुल्हन के पति ने उस डरावनी दुल्हन से घर के कागजात मांगे तो दुल्हन ने मना कर दिया क्योंकि वो घर उसके चाचा ने बनवाया था और वो उनके निशानी के तौर पर उसे अपने पास रखना चाहती थी। पर उसका पति मानने वाला नहीं था और अचानक से वो उसे मारने पीटने लगा। रोज़ रोज़ उसके हाथ को गर्म पानी में वो डुबा देता था और उसे पट्टे से बेल्ट से बहुत मारता था। वो तंग आकर अपनी जान देने गई तो उसके पति ने उसके अब वो ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। तभी उसने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला किया और वो जिस लिबास में अपने मायके से ससुराल में आई थी उसी लिबास में मरना चाहती थी। और वो जिस दिन गांव आई और दुल्हन के लिबास पहनकर अपनी जान देना चाही तो उस दिन उसी के घर में उसके पति के दोस्त की शादी किराए में गांव में कर रहे थे। बिना किसी से मिले वो और बिना किसी को कुछ बताए वो तीसरी मंजिल पर गई और उसने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी घटना को अरुण और तारा ने देख लिया था। उसने कहा कि मुझे शादी से नफरत हो गई थी और शादी करने वालों से भी, इसीलिए मैंने सबको मारना ही सही समझा। मेरी आत्मा भटक रही है और ये भटकती रहेगी। इसके बाद वो गायब हो गई और अरुण और तारा समझ नहीं पा रहे थे कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए या फिर उसे किस तरह मुक्ति दी जाए। तभी उस घर के मालिक का पता लगाकर अरुण ने उनसे पुराने वाले मालिक का पता लगवाया और जब वो उस डरावनी दुल्हन के पति के पास तक पहुंचा और उसे पकड़कर गांव ले आया और गांव वालों के सामने उसे डरावनी दुल्हन को सौंप दिया और कहा, लो ये है तुम्हारा गुनहगार, इसने किया तुम्हारे साथ गलत, ना कि गांव वालों ने। डरावनी दुल्हन उसके पति के शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और उसे जान से मार देती है, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती है। तब वहाँ उस गांव में एक योगी बाबा आते हैं
और वे अरुण से कहते हैं कि सबसे पहले डरावनी दुल्हन के मृत शरीर को ढूंढना पड़ेगा। अरुण तारा के साथ गांव वाले भी डरावनी दुल्हन के शरीर को ढूंढने लगते हैं और उसके शरीर को किसी ने उसके ही घर के नीचे दफनाते देखा था, पर किसने दफनाया और क्यों ये समझ नहीं पाया। अब वो शरीर को निकालना चाहते थे, पर डरावनी दुल्हन का साया वहीं था और उसने इनके काम में बाधा डालनी शुरू कर दी। फिर तारा ने योगी से ये बात बताई तो योगी ने डरावनी दुल्हन के घर के सामने हवन किया और मंत्र उच्चारण करने लगे। वो दुल्हन मंत्र के कारण घर से बाहर नहीं आ सकी और इधर अरुण उसके शरीर को बाहर निकालकर योगी के सामने रख दिया और योगी ने मंत्र से उस डरावनी दुल्हन को अपने वश में किया और उसे घर से बाहर ले आए। योगी ने पूछा, तुम्हारे पति को मार दिया और अब क्यों नहीं जाती हो तुम? उसने बताया कि मेरे पति को मैंने मार दिया, पर मेरे शरीर को किसने दफनाया और मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के सारे गहने उतार लिए और उसे जला दिया। मेरे घर को भी जला दिया। मुझे उसका पता चाहिए, मैं उसे भी मारना चाहती हूँ। तभी योगी अपने सिद्ध ज्ञान से पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सबके मन में यही विचार आ रहा था कि उसके गहने किसने चुराए थे और उसे किसने मारा, पर कौन जानता था कि वो व्यक्ति उन्हीं के बीच में से कोई होगा, अरुण, तारा या फिर कोई और। योगी भी समझ गए कि अब वो व्यक्ति इनमें से ही कोई है, तो वो खुद भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। इस बात से परेशान योगी ने डरावनी दुल्हन को कहा कि तुम अभी चली जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी जरूर मदद करेगा और अरुण और मैं मिलकर भी उस व्यक्ति का पता लगाते हैं। और वो डरावनी दुल्हन योगी के कहने पर अपने आप को उस वीरान घर में कैद कर लेती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों के मन में डर और चोर के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के बाद अचानक योगी बाबा के मन में एक उपाय सूझा और उन्होंने सोचा कि अब वो इस बारे में पता लगा ही लेंगे। तब योगी बाबा ने डरावनी दुल्हन से मिलने जाने का सोचा और वो उससे मिलने गए और योगी ने दुल्हन को कहा कि उस व्यक्ति का पता लगाने का एक बहुत ही सुंदर उपाय मिला है और योगी ने उसको पूरा उपाय बताया और दुल्हन ने योगी की बात मानकर उसके कहे पर अमल करना सही समझा। योगी ने दुल्हन को कौन सा उपाय बताया, ये बात जानने वाली थी। तो अब योगी ने गांव में ये बात फैला दी कि दुल्हन के गहनों को किसने चुराया, उसका पता डरावनी दुल्हन ने खुद लगा लिया है और वो उसको मारने वाली है। और उसने सभी को वीरान घर के पास बुलाया। सभी उस रात उस डरावनी दुल्हन के घर के पास गए और सभी डरे हुए थे, पर इस डर से छुटकारा पाने के लिए गए और साथ में उस चोर का पता जानने के लिए भी। बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी, अचानक पायल की आवाज़ आने लगी। लाल रंग की साड़ी में दुल्हन सामने आई और उसने कहा, आप सभी को मुझसे छुटकारा चाहिए ना? सभी ने बोला हाँ। तभी दुल्हन ने कहा कि पूरे गांव वाले आ गए क्या, कोई छूटा तो नहीं? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबने कहा कि सब आ गए हैं, पर एक ऐसा है जो यहाँ नहीं आया है। कौन है वो? दुल्हन ने कहा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अचानक अरुण ने कहा कि तारा यहाँ नहीं है। तब डरावनी दुल्हन और योगी समझ गए कि तारा ही वो लड़की है जिसने डरावनी दुल्हन के गहने चोरी कर लिए और उसे दफना दिया था। अरुण के मन में भी तारा के लिए शक का विचार आने लगा और वो भी तारा को चोर समझने लगा, पर कौन जानता था तारा सही में चोर थी या फिर नहीं। पर तारा का वहाँ ना होना उसके ऊपर ऐसे विचार करने पर मजबूर कर रहा था। फिर योगी ने डरावनी दुल्हन को अपने वश से बाहर किया और डरावनी दुल्हन को कह दिया कि अब तुम्हारा लक्ष्य साफ है, तुम खुद तारा को ढूंढ लो और उसे मार दोगी या जो तुम्हें सही लगे वो करो। पर तारा थी कहाँ? तारा कहीं और नहीं बल्कि शिवजी के मंदिर में थी। पर तारा वहाँ पर क्यों थी, इस बात का पता तभी चलता जब तारा सबको मिलती। सबने ढूंढना चालू किया पर वो किसी को नहीं मिली और उस डरावनी दुल्हन ने अपने नेत्र ध्यान से पता लगाया कि तारा मंदिर में है। पूरा गांव दुल्हन के साथ मंदिर के बाहर जा पहुंचा और डरावनी दुल्हन ने मंदिर में जाने का प्रयास किया तो उसके पैर जकड़ गए और वो विफल रही।
इधर अरुण ने उस योगी को मार डाला और वो धीरे से मंदिर पहुंच गया। पूरा गांव और डरावनी दुल्हन ये सोच में पड़ गए कि अरुण ने योगी को मारा और वो मंदिर में क्यों जा रहा है। दोस्तों, बात ऐसी है कि असल में अरुण ही चोर है और वो तारा के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया था। अब आप सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये चोर था और उसने कब ऐसा किया और क्यों इतना योगी का साथ देकर उसी को मार डाला। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अरुण और तारा जब महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके घर आ रहे थे, उसी दिन डरावनी दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर वो घर भागे, पर जाने से पहले दोनों ने एक बात पर गहन विचार किया। दुल्हन को मरा देख जो शादी हो रही थी वो तो नहीं होगी और सब डर के भाग जाएंगे और उसके बाद ही सब काम किया जाएगा। अब अरुण और तारा घर जाकर थोड़ी देर के बाद जब माहौल शांत हो जाता है, तब उस डरावनी दुल्हन के पास जाकर उसके गहने चोरी कर लेते हैं और उसे दफना देते हैं। इस काम में वो दोनों भागीदार रहते हैं। अरुण और तारा शहर जाकर जो करते हैं वो उनके स्वयं के पैसों से अपितु उस डरावनी दुल्हन के गहने बेचकर करते हैं। कुछ खरीदना, कुछ पाना, रिश्वत देना, सभी इसी पैसों से हुआ। अब वो शादी करने नहीं आए थे, बल्कि शादी के बहाने गहने लेने आए थे जो कि बचे हुए थे यहाँ पर, और वो गहने उस डरावनी दुल्हन के घर में छुपाए गए थे। पर दुल्हन को इस बात का पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस पोटली में भगवान हनुमान की मूर्ति को रखा गया था, जिस पर दुल्हन की नज़र नहीं पड़ पाती थी और वो गहने सुरक्षित थे। शादी के बहाने दुल्हन को उसके घर से बाहर लाना और गहने चुराना अच्छा विचार सोचकर उन लोगों ने सब प्लान किया, पर योगी की वजह से पूरा मजा किरकिरा हो गया। ना गहने मिले और ना ही वो वापस शहर जा पाए। अब मंदिर में डरावनी दुल्हन को सब समझ आ गया और उन्हें मारने के लिए उसे मंदिर में प्रवेश करना था, पर मंदिर में प्रवेश करना एक भूत को भस्म होने का खतरा रहता है। इसलिए अरुण और तारा को बाहर लाने के लिए भूत ने किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने का सोचा, वो भी सीधी तरीके से और किसी बच्चे के शरीर में, क्योंकि बच्चे पाप नहीं करते और वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। पर क्या मंदिर में भूत जा सकते हैं? नहीं। तो डरावनी दुल्हन अरुण के छोटे भाई सुमित के शरीर में प्रवेश करके उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और अरुण ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद बाहर आ जाता है और दुल्हन ने उसे दो पेड़ के बीच बांधकर उसके दो हिस्से कर डाले। तारा समझ गई कि दुल्हन को उसके किसी परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाकर तारा को मंदिर के बाहर लाएगी, इसलिए वो जल्द से जल्द घर वालों को मंदिर के अंदर बुला लेती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हर तरफ उन्हें दुल्हन ही दुल्हन दिखती रहती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। दुल्हन ने तारा को बाहर आने में मजबूर कर दिया और तारा को भी अरुण की तरह भयानक मौत मिली और डरावनी दुल्हन आसमान से होते हुए ब्रह्म में विलीन हो गई। इसके बाद सुरदासपुर में डरावनी दुल्हन का डर और साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुनील को अभी अभी अपने गांव के पुलिस थाने में हवलदार की नौकरी लगी थी। उसको शहर से गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी इच्छा थी कि वो शहर में नौकरी करेगा, पर अकेली माँ की देखभाल उसके अलावा और कौन करता। ये सोचकर वो पुलिस की परीक्षा पास कर अपने ही गांव के पुलिस थाने पर नौकरी पे लग गया। अभी तो उसे नौकरी लगे बस 15 दिन हुए थे, फिर भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था, इसलिए वो हर काम अपने से बड़े अधिकारी को पूछ पूछ के करता था। आज सुनील की नौकरी का 18वां दिन था। रात के 8 बजने को थे। बड़े अफसर जा चुके थे और सुनील के साथ और 2 हवलदार परेश और अंकित भी अपनी रात की नौकरी कर रहे थे। तीनों ने आपस में मिलकर सोचा कि एक एक करके हम तीनों कुछ घंटे सो लेंगे और बाकी 2 लोग जाग कर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। बाकी 2 हवलदार ने सोचा कि अभी हमें नींद नहीं आ रही है, तो अभी हम काम करते हैं कि सुनील को पहले सोने देते हैं और बाद में जब आधी रात होगी तो हम दोनों एक एक करके सो जाएंगे और सुबह होने तक सुनील हमारी ड्यूटी कर लेगा। दोनों की चालाकी सुनील समझ ना सका और वो 9 बजते ही सो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे बाकी 2 हवलदारों ने सुनील को उठाकर खुद सोने चले गए। यहाँ सुनील को कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी,
इसीलिए उसने थाने के बाहर के बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठने का सोचा। इन लोगों ने कहा था कि 2 लोग जागेंगे, पर यहाँ तो दोनों ही सोए पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही यहाँ की ड्यूटी कर लूँगा। वैसे भी पुलिस थाने में बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ बाहर देखो कितना ठंडा मौसम हुआ पड़ा है, यहीं पर बैठना सही होगा। ये कहते हुए सुनील बाहर आकर बैठ गया। रात के 1 बजने को थे। सुनील अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई तो दौड़ कर गया। वो तुरंत ही कुर्सी से खड़ा होकर आसपास देखने लगा, पर उसे वहां सिवाय काले अंधेरे के और कुछ भी नहीं दिखा। आसपास नजर डालने के बाद वो फिर से अपनी कुर्सी पर जैसे बैठने जा रहा था, तभी उसे उसके कानों में जोर से किसी चीज की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर लग रहा था जैसे कोई लोहे का दरवाजा बहुत जोर से पीट रहा हो। आसपास देखने के बाद उसे पता लगा कि यह आवाज ठीक थाने के पीछे से आ रही है, जहां ढेर सारी पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई है। एक पल के लिए उसे लगा शायद कोई चोर गाड़ियों का लोहा चुराने की कोशिश कर रहा है। सुनील काफी बहादुर इंसान था, इसलिए बिना देर किए अपने कदम उस आवाज की ओर बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो फिर से 2 पल के लिए रुक गया और अपने आप से मन ही मन में कहने लगा, अगर मैं चला गया तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा। मैं एक काम करता हूँ, परेश को बता के जाता हूँ, मेरे आने तक वो यहाँ का ध्यान रखेगा। इतना कहते हुए सुनील परेश के पास गया और कहने लगा, उठो और सुनो, थाने के पीछे से कुछ आवाज आ रही है, इसलिए मैं देख कर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ का ध्यान रखना। गहरी नींद में बस हो की वजह से परेश ने सुनील की बातों को नजरअंदाज कर दिया और फिर से गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ अभी भी सुनील को वो आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो अपनी लाठी को उठाते हुए आवाज का पीछा करने लगा और वो अपने हाथ से कहने लगा, पुलिस थाने के पीछे जो पुरानी गाड़ियों का ढेर है, भला वहां इस वक्त कौन हो सकता है। कहीं वहां कोई चोर तो नहीं घुस आया। अगर मेरी बात सच निकली तो ये मेरा पहला केस होगा जहां मैं अकेले ही बिना किसी की सहायता से चोरों को पकड़ लूंगा, फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सुनील को गांव में आए बस कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए वो बहुत सी बातों से अनजान था। इसीलिए वो अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस थाने के पीछे जा पहुंचा। वहां कई धूल खाई पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी। सुनील इन सब गाड़ियों को देखकर कुछ मिनट खड़ा रहा। उसे अब वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे लगा कि चोर शायद डर के भाग गया है, इसीलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थाने की ओर जाने लगा। पर जैसे ही वो मुड़ा, उसे फिर से किसी की दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा, वो आवाज फिर से बंद हो गई। अब सुनील को पता था कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। वो आवाज ठीक उसके सामने खड़ी बस से आ रही थी। बस की हालत देखकर लग रहा था जैसे वो पुरानी और टूटी फूटी सी थी। अब सुनील को लग रहा था कि जरूर बस के अंदर कोई छुपा हुआ है। बिना वक्त गवाए सुनील अब सीधा बस के अंदर बढ़ गया और बस में चढ़ते ही उसने देखा, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अजीब बात है, अब तो आना ही बंद हो गई। यहाँ वहाँ देखकर सुनील बस से नीचे उतर रहा था, तब उसकी नज़र बस की चाबी के छल्ले पर जाती है, जो अब भी बस में ऐसे ही लगी हुई थी जैसे अब भी इसे कोई चला रहा हो। सुनील उस चाबी को देखते हुए अपनी लाठी को सामने की सीट की ओर टिकाते हुए खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। सुनील को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बस का ड्राइवर हो। सुनील ने बस की चाबी घुमाई और अपने दोनों हाथों से बस की स्टीयरिंग को गोल गोल घुमाने लगा। तभी अचानक से उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया। उसका मुंह सीधा बस की स्टीयरिंग पे जा लगा और जैसे ही वो अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही बस का हॉर्न तेजी से बज गया। सुनील पूरी तरह डर गया। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बंद पड़ी बस में भला हॉर्न कैसे बज सकता है। सुनील आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बस की आखिरी सीट पर किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। सुनील जान गया था कि बस में कुछ तो गलत है, फिर भी वो
अपने डर को नजरअंदाज करके बस की पिछली सीट की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे अब रोने की आवाज तेज हो रही थी। जैसे ही सुनील बस की पिछली सीट पर पहुंचा, उसे वहां एक स्कूल ड्रेस में बैठा लड़का दिखा जो बस की खिड़की के बाहर देखकर रो रहा था। सुनील ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अब उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो सुनील की ओर मुड़ने लगा। सुनील ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर काफी चोट आई है और उसकी आंखें भी पूरी लाल हैं। अब सुनील को डर लगने लगा, बहुत ज्यादा डर। सुनील उस बच्चे को देखकर उल्टे पांव बस के आगे वाले दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तभी उसके पैर के आगे किसी ने पैर बिछाया हो, मानो वो फिर से धड़ाम से बस के बीचों बीच गिर गया। जोर से गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट लग गई। सुनील अपने सर पर हाथ रखते हुए खड़ा हुआ और थोड़ा बैठने को जैसे ही हुआ, उसे लगा जैसे उसके पीछे से कोई दबे पांव चलकर आ रहा हो उसकी तरफ। जैसे ही वो धीरे से पीछे मुड़ा, उसके सामने एक और बच्चा वही स्कूल की ड्रेस पहनकर उसकी ओर आ रहा था। सुनील ये देख बिना खड़े हुए पीछे की ओर बैठते हुए खिसकने लगा। अब वो बच्चे के कदम सुनील से बस थोड़ी ही दूर पर थे, पर सुनील के पास अब जगह नहीं थी। पीछे खिसकते हुए वो बस की पिछली सीट से टकराया। जैसे उसने खड़े होने की कोशिश करी, तभी उसके सामने खड़ा बच्चा तेजी से भागते हुए सुनील के गले पड़ गया। सुनील को उस बच्चे के नुकीले दांत साफ दिख रहे थे जो सुनील का खून पीना चाहते थे। उस बच्चे का मुंह अपने हाथों से दूर करते हुए सुनील कोशिश करने लगा और चिल्लाने लगा, परेश, अंकित, बचाओ मुझे, कोई तो मदद करो मेरी। पर यहाँ सुनील की आवाज़ सुनने वाला और कोई नहीं था। सुनील से उस बच्चे का भयानक चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो जान गया था ये कोई प्रेत है जो कि उसका खून पीना चाहता है। सुनील ने अपनी आंखें बंद कर दी और तभी उसकी आंखों के सामने अब उसकी बूढ़ी माँ का चेहरा आने लगा, जो उसकी रात आके बरामदे में बैठी थी। अब सुनील ने सोच लिया कि अब वो इससे डरेगा नहीं। अब वो पूरी हिम्मत के साथ अपना आखिरी वार करेगा, और उसने ऐसा किया भी। सुनील ने पूरी हिम्मत से उस प्रेत को धक्का दिया और उसे अपने से दूर फेंक दिया। पर अब उसके पास बस कुछ ही पल बचे थे इस बस से निकलने के लिए। इसलिए वो बिना समय गवाए बस की पीछे की सीट से बस से बाहर कूदने की कोशिश करने लगा, और पीछे से वही प्रेत तुरंत उसकी ओर भागने को आने लगा। पर अब सुनील की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो समय रहते बस से कूद गया। बस की खिड़की टूटी हुई थी, इसीलिए उस खिड़की के कांच सुनील के शरीर पर गड़ गए। सुनील बिना बाहर देखे डर के मारे बस से बाहर कूद गया। घुटने की वजह से गिरने की वजह से सुनील को बहुत बुरी चोटें आई थी। दर्द के मारे वो बेसुध होने को था कि तभी उस बस की खिड़की पर वही बच्चा उसे खड़ा हुआ दिखाई दिया। सुनील उसे देखकर वहीं बेसुध हो गया। अगले दिन थाने में सुबह की ड्यूटी के पुलिस अफसर आ चुके थे। उन्होंने परेश और अंकित से कहा, सुनील कहाँ है? आज वो बिना रजिस्टर सही किए चला गया। उनका जवाब सुनकर परेश को याद आया कि कल रात को सुनील ने उससे कहा था कि वो पुलिस थाने के पीछे जा रहा है। परेश ने अंकित को सब बताया और दोनों ही भागते हुए पुलिस स्टेशन के पीछे गए। वहां जाते ही सुनील उनको बेसुध अवस्था में उस बस के पास पड़ा मिला और सुनील के शरीर से अब भी खून निकल रहा था। ये देखकर उन्होंने सुनील को पास वाले अस्पताल में भर्ती करवाया। थोड़ी देर में उसे होश आया और उसने कल रात की पूरी घटना परेश और अंकित को बताई। सुनील की बात तो सुनकर परेश ने कहा, हम दोनों को माफ़ कर देना, हमें तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। सुनील ने पूछा, क्या बता देना चाहिए था? तकरीबन 12 दिन पहले गांव के बाहर की जो नहर है उस पे मैंने ब्रिज में एक दिन बच्चों से भरी एक स्कूल बस गुजर रही थी। जैसे ही बस ठीक ब्रिज के बीचों बीच पहुंची, तभी बस सीधे जाके रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। आसपास के गांव वाले तुरंत आकर बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे और उस बस में लगभग 40 बच्चे थे, पर सिर्फ 3 ही जिंदा बचे। बाकी के बच्चे पानी में डूबकर मर गए। जांच के दौरान पता लगा कि बस का ड्राइवर वो गायब हो गया था। पर क्या इतना जाता है कि जब बस नहर में गिर रही थी, तभी वो बस का ड्राइवर बस से कूद गया और गांव वालों के डर से कहीं भाग गया। और साथ ही अब तो ये पता चलता है कि वो शायद सुबह दारू पी के बस चला रहा था। इसलिए
जब से वो बस पुलिस थाने के पीछे जांच के लिए रखी गई है, तब से हर रात उसमें से भयानक आवाज़ें आती, मानो वो बच्चे बाहर आने के लिए दरवाज़ा पीट रहे हैं और बस के अंदर जाने वालों पर वो हमला करती हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक और हवलदार, उसकी लाश बस के अंदर मिली थी, जो कि तुम्हारी तरह नाइट ड्यूटी पर अंदर गया था। शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, हे क्या कर रही हो जान? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो मैंने सुना उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे को मैं छुट्टी ले लूँगा। बस तुम पैकिंग कर लो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा देना, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 मंथ से मैं इसी बात पर उससे बहस कर रही थी कि मुझे लॉन्ग वीकेंड पर कहीं ले जाए, पर उसने तो घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। इस दुनिया में अपना कहने को मेरा कोई नहीं था। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अनवांटेड सदस्य बनकर रह गई हूँ। इसीलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यहीं पर विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकात प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30% देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी, एक मैच्योरिटी थी, पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर, ये तो वो परिचय। अब अपनी घटना पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं काफ़ी खुश थी विक्रम के साथ घूमने के लिए। उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करना, ये सोचकर ही मेरे बदन में एक सिहर सी उठ गई। मैं जल्दी से सब ज़रूरी चीज़ें पैक करी, अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी थी। तभी फ़ोन पर मिस्ड कॉल, यानी कि विक्रम आ गया। मैंने जल्दी सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को किस किया। वो भी बहुत खुश हो गया और उसने बोला, रूबीन बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच गए थे और वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हम रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज ढूंढ लिए थे और वहां पर हमें काफ़ी बढ़िया रूम मिल गया था। बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत सी नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया और फिर जो नींद आई, मेरी आंख सीधा 3 बजे के बाद खुली। विक्रम अभी भी सो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो मुझे कुछ भूख सी लगने लगी और इसीलिए मैं खाने को कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कि कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के लास्ट वाले हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए खोई हुई सी कुछ गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए स्याह काले। मुझे लगा यहाँ शायद कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का ट्रैकिंग में है, मज़ा आएगा। तभी सडनली विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, कहाँ गई जान? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा गोरी थी, मतलब नॉर्मल इंडियंस से तो काफ़ी ज़्यादा। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी और मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हम तैयार होकर लगभग 8 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले और मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा और वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था और वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम लोग कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ नहीं बोला,
पर सिर्फ हमसे। आपस में तो वो लोग कुछ कानाफूसी करने लगे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा और हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा कर हम कोई 7 बजे के आसपास कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर शिब्बू मिल गया। वो वहाँ का केयरटेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हो। विक्रम उससे आसपास की घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी सी हवा का एहसास हुआ और मैं चाबी अभी कीहोल में लगा ही रही थी कि मुझे मेरे साथ वाले कमरे से धीमे से संगीत की आवाज़ आई। बहुत ही मीठी सी पर उदास सी आवाज़। अचानक से मुझे वो लड़की याद आ गई, पर तभी पीछे से विक्रम आ गया और उसने बोला, चलो अंदर चलो ना। मैंने भी उसकी बात मानी और हम दोनों रूम के अंदर आ गए। इसके बाद हम कुछ देर बेड पर बैठे ऐसे ही बात करी और उसके बाद विक्रम सो गया। इसके बाद मेरी भी आंख लग गई और कब बारिश शुरू हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से मेरी प्यास लगी तो मैं उठी और फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर फील करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई आदमी तेज़ी से बोल रहा था या फिर कोई और लड़की थी जो कि रो रही थी। उन दोनों की आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी और मानो कुछ गूंज सी रही थी और दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठा और कहने लगा, रुबीन रात में खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब विक्रम से उस लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था कि वो कोई फॉरेनर थी। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और सो जाओ। मैंने भी उसकी बात मानी और सोने चली गई। सुबह उठी तो मूड बड़ा फ्रेश था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिब्बू ने कहा, अब वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग मर चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। घूमने आए लोगों के साथ साथ लोकल लोग भी वहीं पर थे। संडे जो था वाकई बड़ी खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ पर फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। विक्रम उससे बात करने में व्यस्त हो गया और मैं कैमरा लिए थोड़ा इधर उधर ऊपर चढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शॉट्स कुछ ऊपर से लिए जाएं तो पिक्चर्स काफ़ी बढ़िया आएगी। अभी थोड़ा आगे ही मैं बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि वो पलटी और मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी और मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हियर? उसने ना में सर हिलाया। उसका चेहरा गोल और काफ़ी गोरा था, पर आंखें एकदम काली। उसके बालों की तरह वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो थोड़ी धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं भी इंडियन ही हूँ। मैंने कहा, ओह, पर मुझे लगा आप फॉरेनर हो। वो थोड़ा सा हंस दी और तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम वहाँ आ गया। मैंने उससे परिचय करवाया, मैं रुबीन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई और उसके बाद उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफ़र दिया पर उसने मना कर दिया और वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा और वो पलटी और मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा,
चलो बाजार घुमाते हैं। पर विक्रम का मूड कुछ और ही था। विक्रम ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे अब वापस जाने का मन कर रहा है। इसी वजह से मैंने भी उसकी बात मानना सही समझा। घर आने के बाद हम दोनों ही लेटे और कब सो गए पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं उसे आवाज़ देते हुए उठी, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था। वो उसी पर सिर टिकाए बाहर देखते हुए पता नहीं क्या कर रहा था। जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया। साथ वाले दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था तो मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई ही नहीं। मैंने देखा तो उसका रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं थी, पर्दे लगे हुए थे। मुझे लगा शायद सारा चली गई। हमने डिसाइड किया कि आज का डिनर हम खुद बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई और साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया और मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पैक लगाने के बाद सेंटी हो गया था और कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझाने लगा और बोला, अरे भाई तुम जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने कहा, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी था ना हमारे साथ वाले रूम में? आदमी को तो मैंने नहीं देखा, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिला। क्यों झूठ बोल रहे हो? शिब्बू का चेहरा कुछ सफ़ेद सा पड़ गया और वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? शिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद ही अपने गांव जाने वाला था। फिर मैंने पूछा, तो वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया, दरअसल इस कॉटेज के बारे में कई सारी कहानियाँ फैली हुई हैं। ये बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ पर कुछ मौतें भी हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़के के गाने की आवाज़, कभी रोने की। मेरा ये सुनकर खून जम गया था। पर शिब्बू हमें संतावना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ना ऐसा कुछ देखा ना सुना। मैं रोज़ यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा और हम दोनों रूम में आए। विक्रम मुझे ढाढ़स बंधाते हुए बोला, चर्सिया साला, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? पर अंदर से शायद वो भी सहमा हुआ था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बात करते हुए टाइम बिता ही रहे थे तो रात के 11 बज गए। बारिश शुरू हो गई। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बात करते करते अब हम भी सो गए। रात के मानो ऐसी वैसी कोई बात हुई ही ना हो। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो वो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी और मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी तो सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे अपने साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ था और वायलिन बजा रहा था। उदास धुन और उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई और वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ एल्बर्ट, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सारा का चेहरा लाल हो गया
और अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही हो। तभी सारा के हाथ में न जाने कहाँ से बंदूक आ गई। सारा फिर बोली, एल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली, विक्रम। विक्रम और शिबू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी बेतहाशा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। विक्रम उठाकर मुझे अपने रूम में लाया, मुझे पानी पिलाया और मैं पसीने से भीग गई थी। वो बार बार पूछ रहा था, क्या हुआ, कुछ बताओगी? पर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता भी नहीं लगा। जब मेरी आँख खुली तो सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिबू दीवार से सिर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश करी तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ और बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। शिबू को विक्रम ने काफ़ी बनाकर लाने को कहा। शिबू को विक्रम ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे गले लगाकर मुझसे पूछा, क्या हुआ था, तुम रात में क्यों चली गई थी वहाँ पर? मैंने सारी बात विक्रम को बता दी और वो भी ये सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की और मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम दोनों उस कॉटेज से निकल पड़े। जैसे जैसे हम वहाँ से दूर जा रहे थे मानो मेरे शरीर में जान आ रही थी। हम बाजार में पहुँच गए और विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बुढ़ा चाय बना लाया और विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को मानते नहीं हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार की थी। बात उस ज़माने की है जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले थे और ये कॉटेज अंग्रेज अफसर एल्बर्ट केथ की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी और वो लगभग 32-34 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ लाया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को वहीं छोड़कर जाने लगा। वो उसे अपने साथ कैसे ले आता? इंग्लैंड में तो उसकी बीवी और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। सारा पूरी ज़िंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस उसका मन का बहलाने का तरीका था। उसने बहुत कोशिश की कि एल्बर्ट ना जाए, पर वो नहीं माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर सुसाइड कर लिया। तभी से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है। सारे रास्ते यही सोचते हुए मैं आई, क्यों सारा ने मुझे चुना? क्या वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मुझे कुछ इशारा करना चाहती थी? जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा और कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर से बिजी हो गई और एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो जान, रेडी हो जाओ, पापा घर आ रहे हैं। भले ही उस उलझे बालों वाली लड़की ने अपने बारे में ज़्यादा कुछ ना बताया, पर उसने जाते जाते मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी। मोबाइल पर कोई मैसेज आया है। क्या लिखा है? क्या ये ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन पे नहीं रुकेगी? मोहन के सामने एक लड़की तभी आकर बैठी। चलो कम से कम मेरी बोगी में कोई तो आया। वो मन में बोला, अरे यार मेरे पास तो पानी की बोतल भी नहीं है और ट्रेन भी चलने लगी। अब तो मैं पानी भी नहीं खरीद सकता। देखता हूँ इससे मांग कर, क्या पता दे दे। हाय, मेरा नाम मोहन है। क्या है ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे अपनी पानी की बोतल दे सकते हो? जी, मेरा नाम आकृति है। हाँ, मैं आपको पानी की बोतल दे सकती हूँ। मेरे पास 2 हैं, ये लीजिए। मैंने सुना आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया है कि हम बेगुन कोडार पर नहीं उतरेंगे। जी हाँ, पानी के लिए आपका शुक्रिया। मुझे पता है कि हम यहाँ पर क्यों नहीं रुक रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ।
एक बार एक लड़की जो कि बहुत जल्दी में थी, उसकी ट्रेन छूट रही थी। उसने जैसे ही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करी, वो ट्रेन के नीचे गिरकर दब गई और कटकर वहीं मर गई। तब मोहन आकृति की बात को काट कर बोलता है, आप कहोगी कि उसकी आत्मा वहां भटकती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी ना, भूत कुछ नहीं होता है। आप अभी ऐसा कह रहे हो, बहुत लोगों ने ऐसा ही कहा है, और जब वो इस जगह को झूठा समझकर यहाँ पर सैर करने आते हैं तो उनके साथ वही होता है जो इस जगह की आत्मा चाहती है। आप अभी तो ऐसा कह रहे हो, आगे देखिए आपके साथ क्या होता है। ठीक है, आपका मजाक बहुत अच्छा है। अरे मैं, अच्छा ठीक है, अब और बहस मत करिए, हम दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए कितनी रात हो चुकी है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आकृति ने अपने मन में कहा। बहस शुरू तो आपने करी थी। मोहन बोलता है, देखिए कोई दूसरा स्टेशन आने वाला है, देखते हैं वहां पर क्या कुछ खाने पीने की चीजें मिलती है, मैं वहीं उतरूंगा। चलिए फिर कभी मुलाकात होगी। मेरा स्टेशन तो आ गया है, मुझे अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। यह आखिरी स्टेशन है, मैं भी यहीं उतरूंगी, आकृति ने बोला। मोहन और आकृति उस स्टेशन पर पहुंचकर वहां पर उतर जाते हैं। मोहन बोलता है, अरे वाह, इतनी रात को टैक्सी मिलना बहुत अच्छी बात है ये तो। सुनिए भैया, आईटीसी रॉयल होटल चलोगे? जी ज़रूर चलेंगे, बैठिए। आकृति जी, आप कहाँ जाओगी? जी मेरा होटल बुक है, मैं वहीं जाऊंगी। भैया प्राइड प्लाजा और आईटीसी होटल आसपास है क्या? अब चल सकते हैं क्या प्राइड प्लाजा? हाँ ज़रूर चलेंगे, बैठिए। मोहन और आकृति होटल के लिए निकल गए। वो दोनों सेम कंपनी में काम करते थे, पर उन्हें पता नहीं था क्योंकि आकृति उस कंपनी में न्यू थी। तो उनकी वापस जाने की ट्रेन भी साथ ही में थी और वो बेगुनकोड़ा स्टेशन से वापस जा रहे थे। जब वे दोनों होटल पहुंचे तो उन्हें उनके बॉस का फोन आया। तब उन्हें पता चला कि वो दोनों साथ में ही हैं। उन दोनों का होटल कमरा एकदम पास में ही था, तो वो साथ में काम करते थे और अक्सर एक दूसरे से मिल लेते थे। कुछ दिन बाद जब उनका वापस लौटने का समय आया तो वो लोग बेगुनकोड़ा स्टेशन पर टैक्सी लेकर पहुंचे और रात हो रही थी। वो दोनों स्टेशन पर बैठ गए और उनकी ट्रेन रात के 10 बजे की थी। बट वेट करते करते 10:30 बज गए थे और ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। आकृति तो घबरा गई थी, लेकिन मोहन भूतों पर विश्वास नहीं करता था, तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। आकृति बोलती है, शायद आपको तो फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भूतों की घटनाओं की वजह से ये स्टेशन 42 साल तक बंद हो गया था और फिर 2009 में खुला है। देखिए, आप भूत फूत के चक्कर में मत पड़िए, ये सब कुछ नहीं होता, सब झूठी कहानियां हैं। आकृति ने फिर कुछ नहीं कहा। 11 बज गए, बट उनकी ट्रेन अब भी नहीं आई थी। वहां से 8 ट्रेनें चली गई थी और 12 भी बज गए थे, पर उनकी ट्रेन का नामो निशान नहीं था। वो लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और करीब 2 घंटे हो चुके थे और रात भी बहुत हो रही थी। आकृति को बहुत तेज प्यास लग रही थी, पर वहां पर पानी की कोई दुकान भी नहीं खुली थी। और फिर आकृति बाहर गई तो उसने वहां से पानी की बोतल ले ली। वो अंदर आकर वापस बैठ गई और थोड़ा डरने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। तुम कहाँ चली गई थी? वो मैं पानी की बोतल लाने गई थी। ठीक है, और क्या पता कि ट्रेन आ जाए। रात के 1 बज गए और उनकी ट्रेन अब भी नहीं आई। मोहन बोला, सुना आकृति, बहुत समय बीत गया है, देखो 2 बजने वाले हैं, अब टाइम बहुत वेस्ट हो गया है, हम लोग वापस चलते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, वापस ही चलते हैं। वो दोनों स्टेशन के बाहर के दरवाजे पर पहुंचे, पर वो दरवाज़ा उनके सामने एकदम से बंद हो गया। ये देखकर आकृति बहुत डर गई। लगता है कि ट्रेन मास्टर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। देखा तुमने मोहन, उसी लड़की का साया है, वो नहीं चाहती हम लोग यहाँ से बाहर जाएं। देखो आकृति, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये सब झूठ है। वो किसी स्टेशन मास्टर ने किया होगा, क्योंकि इतनी रात भी हो गई है और शायद कोई ट्रेन भी ना जाए और हम लोग की ट्रेन बहुत देर हो चुकी है।
चलो अंदर ही वेट करते हैं, क्या पता हम लोगों की ट्रेन ही आ जाए, या फिर सुबह तक, या फिर थोड़ी देर में ही। अब उन्हें बैठे बैठे सुबह के 5 बज जाते हैं, बट उनकी ट्रेन नहीं आती है। सुबह के 4 बजे के आसपास वो एक हल्की सी झपकी लिए थे, और तो और अब धीरे धीरे सुबह के 7 बज गए थे और दोनों को बहुत तेज नींद अब भी आ रही थी। वो दोनों वहीं पर सो गए थे, और फिर जब उन दोनों की दोबारा आंख खुली तो देखा उन्होंने कि सुबह के 9 बज गए हैं। अरे हमें इतनी देर हो गई है और स्टेशन पर सब लोग आ गए हैं। मोहन बोला, आकृति सुनो, अब सुबह के 9 बज गए हैं, हम लोगों को देखना चाहिए कि ट्रेन आई थी कि नहीं। चलो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं। वो दोनों कैबिन की ओर बढ़ गए, और जब वो लोग कैबिन में गए तो स्टेशन मास्टर उन्हें वहां पर मिला। उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ से कोई गोंडवाना एक्सप्रेस गई है क्या। स्टेशन मास्टर ने बोला, जी जी वो ट्रेन आई, वो आगे के प्लेटफॉर्म से जाने वाली थी। आपको नहीं पता क्या, वो ट्रेन सुबह 6 बजे चली गई थी। ये सुनकर मोहन और आकृति बहुत ही घबरा गए कि हमारी ट्रेन हमने पकड़ी ही नहीं और हम सो गए, अब हम क्या करेंगे, हमारी तो ट्रेन छूट गई। मोहन बोला, चलो कहीं होटल बुक करते हैं। चलो ना मोहन, मुझे स्टेशन पर नहीं रहना बिल्कुल भी। आकृति तुम चिंता मत करो, हम लोग होटल बुक करते हैं। और जब उनके घर जाने का वक्त आया तब मोहन बोल रहा था कि हम लोग बेगुनकोटा स्टेशन से ही जाते हैं, पर आकृति बोल रही थी कि हमें दूसरी जगह पर जाना चाहिए। मोहन नहीं माना और वो लोग बेगुनकोटा से ही गए। उन लोगों की ट्रेन 10 बजे की थी, पर रात के 10:30 हो गए और उनकी ट्रेन नहीं आई। उन लोगों को भी ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो, और जब वो लोग पीछे मुड़े तब कोई नहीं था। लाइट्स भी कुछ कम ही जल रही थी। अब मोहन को भी थोड़ा बहुत डर लगने लगा। मोहन, मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से नहीं चलना चाहिए। तुम सही कह रही थी आकृति यार, अब तो मुझे भी डर सा लग रहा है, हमें चलना चाहिए। जैसे ही वो दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लगे, उन्हें पीछे से ट्रेन की आवाज़ आई, और वो पीछे मुड़कर देखे तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिससे वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य रह गए। उन लोगों ने देखा एक लड़की ट्रेन में चढ़ रही थी, और तभी ट्रेन चल पड़ी, और वो लड़की उस ट्रेन के नीचे आ गई और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए वहीं दबकर मर गई। मोहन, तुमने देखा, ये उसी लड़की का साया जो हम बता रही थी। देखो, मेरी बताई कहानी सच है। ये देखकर मोहन और आकृति डर जाते हैं और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। पर जब वो लोग इंतज़ार कर रहे थे तभी उन लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई है। वो पीछे मुड़े तब उन्हें एक लड़की दिखी, मानो उसका साया दिखा, और वो बोल रही थी, चले जाओ, ये मेरी जगह है, यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आने लगती है। वो लोग देखते हैं कि ये उनकी ही ट्रेन है। फिर वो लोग अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं, और आकृति उससे बोलती है, मोहन देखो, तुम झूठ मानते थे ना, भूत नहीं होते, ज़रूर होते हैं। मोहन आकृति की बात सुनकर डर जाता है और फिर कभी भी दोबारा उस स्टेशन पर नहीं जाता। उन दोनों को ट्रेन में बैठकर राहत की सांस मिलती है, और आगे चलकर वो दोनों कभी स्टेशन पर वापस नहीं आते। ये एक सच्ची घटना है, एक भूथा स्टेशन पर, या फिर वो है या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। नाम है बेगुनकोडार। लगभग 42 साल तक बंद रहने के बाद 2009 में ये स्टेशन दोबारा खुल गया था, पर लोग उस पर जाने से आज भी कतराते हैं। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी छोटी सी घटना पर, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अंशु सिंह ने। मैं यूपी मिर्ज़ापुर का हूँ। ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी थी। बात आज से कई साल पुरानी है, लगभग 50 से 60 साल पुरानी। उस समय मेरे नाना जी की शादी नहीं हुई थी। वो अपने घर में रहा करते थे और सब काम खुद से करते थे। दरअसल एक रात उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उस टाइम पर उनके घर में टॉयलेट नहीं था, तो वो घर से बाहर उस जगह पर जाने लगे जहाँ पर गांव के ज़्यादातर लोग जाते थे। वो उस जगह पर चले गए और वहाँ पर जाकर जब वो अपना काम करने ही वाले थे, तभी उन्हें ऐसा लगने लगा कि उस जगह पर उनके अलावा कोई और भी है। वो इधर उधर थोड़ा देखने लगे और तब उन्हें कुछ दूरी पर
एक साया सा दिखाई दिया। उन्होंने बोला, कौन है वहां पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम है। उन्होंने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली और अपना काम करने लगे। एकदम से तभी उन्हें एक आवाज आई, बाबा हमको एक बीड़ी पिला दे। उन्होंने आवाज वाली दिशा में एकदम से देखा तो पाया कि वहां पर एक आदमी था जो कि उनसे बीड़ी मांग रहा था। उन्होंने बोला, कौन हो तुम? पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा। उस आदमी ने कहा, बाबा हम बहुत टाइम बाद इस गांव में आए हैं, काफी टाइम से यहीं रहते थे। तभी मेरे नाना की नजर उसके पैरों पर गई और उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वैसे तो मेरे नाना बहुत निडर टाइप के इंसान थे और हिम्मत वाले भी, पर उस दिन उस आदमी को देखकर उनको भी थोड़ा डर लगने लगा। तभी नाना ने उसको बोला, अच्छा अब मैं बाथरूम कर लेता हूँ। तभी उस आदमी ने, या फिर वो शैतान जो भी वो था, उसने कहा, अब कहाँ जाता है, अभी तो हाई हम मारब। तभी मेरे नाना ने गुस्से से कहा, मुझे पता है एक भूत है तू, यहाँ से चला जा, नहीं तो अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दूंगा। इतना सुनते ही उन्हें पता नहीं कैसे एक चाटा अपने गाल पे महसूस हुआ और वो नीचे को गिर गए। इसके बाद वो जो कुछ भी था वो वहाँ से गायब हो गया। नाना बिना वॉशरूम करे ही वहाँ से घर वापस आ गए और घर आकर उन्होंने ये बात सबको बताई। अगले दिन नाना ने अपने पिताजी को ये बात बताई तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलवाया और कुछ झाड़ फूक करवाई और फिर उन्होंने बताया कि वो एक छलावा था जो कि नाना को परेशान करने आया था। और जैसे ही नाना ने हनुमान चालीसा के बारे में बोला वैसे ही वो डर के भाग गया। फिर नाना ने उन्हें धन्यवाद किया और उसके बाद सब कुछ सही हो गया।